टॉपिक पढ़ते हैं, उसकी एग्जाम्पल आज सीखते हैं, समझते हैं। वो है हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच्ड हो तो उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। आज हमने जो है ये समझना है कि वो कैसे जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। एक तो हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे कि हमारे पास मैथमेटिकली कंडीशन प्रूव हो रही है यहाँ पर या नहीं। उसके बाद फिर हम जो है वो उसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो कंडीशन जो है वो थ्योरेटिकली भी यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो है वो एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें हम मैस को अटैच्ड कर देते हैं। किसके साथ? एक स्प्रिंग के साथ हम मैस अटैच कर देते हैं। स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दिया और अब ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम एक फ्रिक्शनल लेस टेबल पर रख देते हैं। फ्रिक्शनल लेस टेबल, फ्रिक्शनल लेस टेबल पर हम इसको जो है वो रख देते हैं। इस सिस्टम को फ्रिक्शनल लेस हमने टेबल क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि ताकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ना अप्लाई हो, सिर्फ और सिर्फ जो है ये सिस्टम की अपनी फोर्स जो है वो इस पर अमल कर रही हो। इसलिए हमने फ्रिक्शनल लेस टेबल का सहारा लिया और इस सिचुएशन में हमने बाकी भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जैसे एयर की रेजिस्टेंस फोर्स और बाकी भी जो आपको जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस मालूम होते हैं, हमें नज़र आते हैं या हम उसको फील कर सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, वो हमने निग्लिजिबल किए हुए हैं, यानी कि हमने उसको निगलेक्ट किया हुआ है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। अब हम इस सिस्टम को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट से ये हमारे पास स्टूडेंट एक टेबल है जो कि फ्रिक्शनल लेस है, यानी कि आइडियल केस है ये। आप फ्रिक्शनल लेस टेबल तो आपके पास कोई होता नहीं। हम जस्ट क्या करेंगे, या तो हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं या हम इसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, यानी कि उसकी फ्रिक्शन कम करने के लिए हम या ऑयल लगाएंगे या ग्रीस लगाएंगे। तो ये काम कर दिया हमने, इससे ये टेबल क्या हो जाएगी, फ्रिक्शनल लेस बन जाएगी। अब हम जो है वो एक स्प्रिंग कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स और इस स्प्रिंग के साथ हमने जो है ये मैस M अटैच कर दिया। तो अब ये जो हमारे पास सिस्टम है इसको हम मैस अटैच टू अ स्प्रिंग कहेंगे। अब हमने करना क्या है, इसमें हम जो है वो इस सिस्टम को डिस्प्लेस कर देंगे। क्या करेंगे हम स्टूडेंट? डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि अब जो इनिशियल पोजीशन है इस सिस्टम की वो ये है और ये सिस्टम रेस्ट पर है। डिस्प्लेस करने से मुराद ये है कि हम इस सिस्टम की इस पोजीशन को चेंज कर देंगे। अब डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेस करने के लिए हम या तो इस मैस को जो है वो पुल करेंगे, खींचेंगे, या पुश करेंगे, दबा देंगे। दोनों सिचुएशन में आप कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या तो पुल कर दें, खींच लें इस मैस को अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर, या आप इसको क्या कर दें, अंदर की तरफ दबा दें या पुश कर दें। दोनों सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया। अब लेट से हम कंसीडर करते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। हम ये पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की, हम इसको स्टूडेंट्स O पोजीशन कह देते हैं, यानी कि जो इनिशियली एट रेस्ट पर है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसको O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। O को हम मीन पोजीशन कह रहे होते हैं। O को यहाँ पर हम मीन पोजीशन कहते हैं चूंकि हमने इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करना है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप लोगों को पता है कि ऑसिलेशंस का प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। और ऑसिलेशन से मुराद ये होता है कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मोशन बॉडी की, और ये वही पॉइंट O है जिसके इर्द गिर्द इस मैस ने मोशन करनी है, इसलिए हम इस पॉइंट को मीन पोजीशन जो है वो कह देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया हमने।
ये हमने इस मैस को डिस्प्लेस कर दिया। अब कितना डिस्प्लेस किया है, हम इसको जो है वो पोजीशन ए कह देते हैं, ये पोजीशन ए है, और ये जो डिस्टेंस मीन पोजीशन से इसका इतना हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यानी कि हमने इसकी स्प्रिंग में ये इजाफा कर दिया, हमने इस मैस को खींचा है, ए पोजीशन की तरफ खींचा है, और ये ए जो डिस्टेंस है या ए जो पोजीशन है, इसको हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे होते हैं। ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि ये इंतहाई डिस्टेंस है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर मैस का ओ से डिस्टेंस मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर ये देखनी है कि इस बॉडी को आपने मैक्सिमम कितना खींचना है, आपने इसकी इलास्टिक लिमिट को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको खींचना है। यानी कि आप इतना ना खींचिएगा इसको कि ये परमानेंटली डीफॉर्म हो जाए, यानी कि ये स्प्रिंग टूट जाए। अगर ये टूट गया तो ये ऑसिलेशन जो है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसको उतने ही डिस्टेंस पर जो है वो आप डिस्प्लेस कर दें कि जिस पर ये बॉडी क्या हो जाए, ये इस ओ पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करना शुरू कर दे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, हमने इसको जो है वो हमने एक्स डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर आप इन दोनों सिचुएशंस में फोर्स को देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास चूंकि ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पर है, इसका मतलब है इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। हमने जब इसको क्या कर दिया, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया एक्स पोजीशन के थ्रू, फिर हमने अब यहाँ ए से इसको क्या करना है, फ्रीली लेट कर देना है, छोड़ देना है। तो इस सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ हो जाएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी, एक्स की डायरेक्शन भी यही और फोर्स की डायरेक्शन भी यही, और जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी जो है वो कंप्रेस हो जाएगी और इस पोजीशन पर आ जाएगी। ये बॉडी इस पोजीशन पर ये बॉडी आएगी, और ये आपको पता है इसकी जो है वो मीन पोजीशन ओ है, और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन ए है, और ये हमारे पास जो है वो सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसको हम स्टूडेंट्स जो है वो बी का नाम दे देते हैं। ये भी डिस्टेंस एक्स है हमारे पास, और ये भी डिस्टेंस एक्स है। ए और बी को हम एक्सट्रीम पोजीशंस कह रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब इस सिचुएशन में आप लोगों के पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने बेसिकली इसमें किया क्या है, हमने इस मैस को जो है वो एक्स डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद हम इसको फ्रीली छोड़ देंगे, ये क्या करेगा, ये इस ओ के गिर्द ऐसे जो है वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। और अब हमने इसको जब डिस्प्लेस किया तो अब हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या कंडीशन है, हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि आपने इस स्प्रिंग में जो इजाफा किया है, इसकी जो लेंथ में इजाफा किया है, वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास क्या कंडीशन यहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें कहता है कि आपने स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा किया है, जो इजाफा किया है वो इस डिस्प्लेसमेंट के जितना आपने डिस्प्लेस किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो एफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ये नेगेटिव यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हम इसको आगे स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप जस्ट इतना कंसीडर कर लीजिए कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होगा,
और आप जो है वो इसको कम करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो स्प्रिंग की लेंथ में कमी होगी और उससे फोर्स भी क्या होगी, कम और ज्यादा होगी। अब हम चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, आपको पता है ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है बल्कि इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है, रूल ये होता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं और हम जो है वो एक साइड पर कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हम लेट से हमने k को ऐड कर दिया। अब कांस्टेंट को क्यों ऐड करते हैं और इक्वलिटी कैसे लगाते हैं, चूंकि ये दोनों जो है वो इंक्रीज हो रही हैं साइड्स, तो हम एक इस तरह कांस्टेंट की वैल्यू लगाते हैं, राइट साइड पर एक ऐसी कांस्टेंट की वैल्यू लगा दी कि जिसकी वजह से आप लोगों के पास राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन जाती है। तो f इज इक्वल टू -x जो है वो हमारे पास बना। यहाँ पर k क्या है, k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आप इस k की वैल्यू यहाँ से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम k की डेफिनेशन कर सकते हैं। k इज इक्वल टू F/x, यानी कि फोर्स आपके पास जो है वो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर जितनी फोर्स लग रही है उसको हम कांस्टेंट के या स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या रेशियो ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। रेशियो ऑफ फोर्स and displacement is called spring constant। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि k डिपेंड्स अपॉन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस से क्या मुराद है स्टूडेंट, स्टिफनेस से मुराद होता है सख्तपन, यानी कि जो स्प्रिंग जितना सख्त होगा उतनी ही k की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो आपके पास स्प्रिंग जितना नरम होगा उसमें k की वैल्यू क्या होगी, कम होगी हमारे पास। तो बेसिकली k स्प्रिंग की नौइयत पर डिपेंड करता है, उसकी मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है कि वो सख्त है या सख्त नहीं है। अब हमने जो है वो पहली इक्वेशन डिराइव कर ली, F इज इक्वल टू -kx। अब हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वो लॉ F इज इक्वल टू ma, इसको सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। अब आप 1 और 2 को जरा देखें, दोनों के आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इनको सेम कर देते हैं। तो कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं।
1 and 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से m a इज इक्वल टू माइनस के एक्स और a इज इक्वल टू m को इस साइड पर ले आते हैं तो माइनस के ओवर m इंटू एक्स। और आपको मालूम है कि k भी कांस्टेंट है, m मैस भी कांस्टेंट होगा, तो दो कांस्टेंट की रेशो हमेशा क्या होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। जब आप दो कांस्टेंट नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर एक कांस्टेंट ही आया करता है हमारे पास। तो इसलिए फिर मैं a इज इक्वल टू के ओवर m की जगह पर क्या लिख देता हूँ, कांस्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये x। और फिर अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं, आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में जाएंगे, तो ये बन जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखा हमने मैथमेटिकली भी शो कर दिया कि जो मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है उसमें ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, यानी कि इसकी जो मोशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहाँ से हमें क्या मालूम हो रहा है स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो आपके पास एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से इस सिस्टम में वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो नेगेटिव साइन है वो आपको बता रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, या आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो हम लिखेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, directly proportional to x and always directed towards mean position, always directed towards mean position। एक्सलरेशन हमेशा x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये हमेशा जो है वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन यानी O की तरफ होगी। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन हमने ऊपर वाली इक्वेशन में लगाया था, हमने देखा था कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था कि ये जो फोर्स जो है वो x के हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स होती है उसको हम एक रिएक्शन फोर्स कह रहे होते हैं। और इस सिस्टम में हमारे पास ये रिएक्शन फोर्स F है और इसको हम बोलते होते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे होते हैं। अब रीस्टोरिंग से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग से मुराद है बहाल करना, यानी कि कंटिन्यू रखना, यानी कि यही F जो है वो इस मैस अटैच स्प्रिंग की जो मोशन है उसको कंटिन्यू रखवाता है, उसको क्या करता है, वो अपनी जो हमने क्या किया था इसको डिस्प्लेस कर दिया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से। तो इसने चूंकि हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो फिर स्प्रिंग ने क्या की, एक रिएक्शन फोर्स F लगाई और उसने चाहा कि मैं अगेन O पोजीशन पर आ जाऊं, तो इस फोर्स ने क्या कर दिया, दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन, दोबारा इनिशियल जो है वो कंडीशन बहाल करना चाहिए स्प्रिंग की। तो इसी मुनासबत से हम इसको जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक ऐसी फोर्स होती है कि जो ऑसिलेटरी मोशन को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ खींचती है, और इसलिए इसको जो है वो फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक जो है वो हमने मैथमेटिकली शो कर दिया, और उम्मीद है आपको जो है वो ये समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है, तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया है और कंसेप्ट समझ आ गया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। अल्लाह हाफिज़।